नमस्कार और इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विचार की गहराई में उतर रहे हैं जिसने आधुनिक समाज को काफी गहराई से प्रभावित किया है। कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट। हम देखेंगे कि ये सोच कैसे पनपी, खासकर उस बदलाव से जिसे हम सकारात्मक उदारवाद या पॉजिटिव लिबरलिज्म कहते हैं। ये इस विचार की कई परतें खोलती है। हमारा मकसद है ये समझना कि ये कल्याणकारी राज्य आखिर है क्या, इसके पीछे सिद्धांत क्या हैं, इसे क्यों जरूरी माना गया और आज इस पर क्या सवाल उठ रहे हैं। और यहीं से बात दिलचस्प होती है। कभी सोचा है वो राज्य जो पहले बस कानून व्यवस्था और बाहरी हमलों से सुरक्षा देखता था, वो कैसे धीरे धीरे अपने नागरिकों की सेहत, शिक्षा और बुढ़ापे तक की फिक्र करने लगा। चलिए इसी कहानी को समझते हैं। तो शुरू में कहानी कुछ और थी। उदारवाद का मतलब था नकारात्मक उदारवाद, मतलब सरकार कम से कम दखल दे। लेजी स्फेयर यानी सबको अपने हाल पर छोड़ दो, बाजार सब ठीक कर देगा। ये माना जाता था कि हर व्यक्ति अपनी भलाई देखेगा तो समाज की भलाई अपने आप हो जाएगी। लेकिन 19वीं सेंचुरी आते आते ये सोच थोड़ी लड़खड़ाने लगी। बिल्कुल। असलियत ये थी कि औद्योगिक क्रांति के बाद वो दौलत कुछ ही हाथों में जमा हो रही थी। बड़ी बड़ी कंपनियां या कहिए एकाधिकार पनप रहे थे और लाखों लोगों की जिंदगी वो इन बाहरी ताकतों पर निर्भर हो गई थी। जब बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैली तो ये भरोसा टूट गया कि खुला बाजार अपने आप सबका पेट भर देगा। जिसे आज़ादी कहा जा रहा था वो अमीरों के लिए कुछ और गरीबों के लिए कुछ और मतलब रखती थी। हाँ, और हालात कितने बिगड़ चुके थे इसका अंदाजा मुझे याद है। वो कोयला खदानों पर बनी एक रॉयल कमीशन की रिपोर्ट, उससे लगता है उसमें बताया गया कि कैसे खदानों में मजदूरों के साथ क्रूरता होती थी, औरतों और बच्चों से काम लिया जाता था, काम के घंटे बहुत ज्यादा, सुरक्षा तो थी ही नहीं। ये पढ़कर तो वाकई रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कार्लाइल, रस्किन, डिकिंस जैसे लेखकों ने इस पर खूब लिखा भी। और दूसरी तरफ कार्ल मार्क्स जैसे विचारक तो कह रहे थे कि इस पूरी व्यवस्था को ही उखाड़ फेंकना चाहिए। ऐसे में उदारवाद को भी लगा कि भी उसे बदलना होगा, वरना वो अप्रासंगिक हो जाएगा। यहीं से सकारात्मक उदारवाद की सोच का जन्म हुआ। इसमें राज्य के रोल पर, आजादी के मतलब पर और सत्ता और स्वतंत्रता के रिश्ते पर दोबारा सोचा गया। इसमें J.S. मिल का नाम काफी अहम है ना। उन्होंने कहा कि इंसान की असली कीमत और काबिलियत तभी सामने आती है जब समाज उसे सच में मौके दे। आजादी सिर्फ अकेले छोड़ दिए जाने का नाम नहीं, बल्कि ये समाज की भी भलाई है। तो राज्य का काम सिर्फ दखल न देना नहीं, बल्कि मौके बनाना और बराबरी लाना भी है। और T.H. ग्रीन ने इसे और आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा, आज़ादी का मतलब सिर्फ बंधनों का ना होना नहीं, बल्कि कुछ अच्छा करने या उसका आनंद लेने की सकारात्मक ताकत है। यानी अगर कानून आपको वोट देने का हक देता है, लेकिन आप इतने गरीब या बीमार हैं कि वोट डालने जा ही नहीं सकते, तो वो आज़ादी किस काम की। मतलब असली आजादी के लिए सिर्फ कानूनी हक नहीं, असल क्षमता भी होनी चाहिए। क्या ये मतलब है? बिल्कुल। ग्रीन मानते थे कि राज्य का काम है उन रुकावटों को हटाना जो इंसान के नैतिक विकास में बाधा डालती हैं, जैसे अज्ञानता, गरीबी, खराब स्वास्थ्य। इसे लिबर्टी थ्रू कंपल्शन यानी मजबूरी से मिली आज़ादी भी कहा गया। सुनने में शायद अजीब लगे, पर इसका मतलब था कि कुछ चीजें अनिवार्य करके, जैसे शिक्षा, राज्य असल में लोगों को ज्यादा आज़ाद बना रहा है। बॉसन के जैसे विचारकों ने भी कहा कि इंसान समाज के जरिए ही खुद को समझ पाता है और बेहतर बन पाता है। फिर 20वीं सदी में लास्की, कीन्स जैसे लोगों ने इस सोच को और मजबूती दी। राज्य को अब एक जरूरी बुराई की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसी एजेंसी की तरह देखा गया जो लोगों के अधिकार पक्के करती है और उनकी तरक्की में मदद करती है। और 1929 से 33 की महामंदी, वो तो जैसे इस सोच पर मोहर लगा दी उसने। जेम्स कीन्स ने दिखाया कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपने आप हमेशा सही रास्ते पर नहीं चलती, उसमें गड़बड़ियां होती रहती हैं। इसे संभालने के लिए और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से निपटने के लिए सरकार को दखल देना पड़ेगा। निवेश, टैक्स, ब्याज दरें, मजदूरी, इन सब पर नियंत्रण रखना होगा। कीन्स ने यह भी कहा कि पूंजीवाद और समाजवाद एकदम उल्टी चीजें नहीं है, शायद बीच का रास्ता मुमकिन है। यानी राज्य का रोल अब सिर्फ रेफरी का नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर थोड़ा टीम मैनेजर जैसा भी हो गया। सही कहा, बिल्कुल। संक्षेप में ये नया सकारात्मक उदारवाद पुराने नकारात्मक उदारवाद से कई बातों में अलग था। पहला, ये मानता था कि इंसान समाज का हिस्सा है
और सच्ची आज़ादी समाज की भलाई के साथ मिलती है। दूसरा, आज़ादी का मतलब सिर्फ रुकावटों का ना होना नहीं, बल्कि विकास के लिए जरूरी माहौल मिलना है जो राज्य को बनाना चाहिए। तीसरा, राज्य की भूमिका अच्छी मानी गई, बाजार को काबू में रखना, कल्याण के काम करना, अमीरी गरीबी का फासला कम करना। और राजनीतिक तौर पर राज्य सबका है, किसी एक वर्ग का नहीं, और इसका मकसद लोकतंत्र के जरिए सबका भला करना है। तो इसी सोच से निकला लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्य। अच्छा, इसके मूल सिद्धांत क्या है? ये करता क्या है असल में? देखिए, इसके पीछे कुछ बुनियादी विचार हैं। पहला, समाज के हर सदस्य को सिर्फ इंसान होने के नाते जीने लायक न्यूनतम सुविधाएं मिलनी चाहिए, ये उसका हक है। दूसरा, राज्य की जिम्मेदारी है कि वो अर्थव्यवस्था को स्थिर रखें और उसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव ना आने दे, खासकर तब जब बाजार खुद ऐसा ना कर पाए। और तीसरा, सबको रोजगार मिले, ये सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक हो। और ये सब हासिल कैसे होता है? मतलब क्या तरीके अपनाए जाते हैं इसके लिए? कई तरीके हैं, जैसे टैक्स को अर्थव्यवस्था की हालत के हिसाब से घटाना बढ़ाना, ब्याज दरें तय करना ताकि निवेश सही दिशा में जाए, अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगाकर उस पैसे से गरीबों की मदद करना, या जरूरी सेवाएं चलाना। इसे ही राजकोषीय नीति कहते हैं। जब मंदी हो तो सरकारी खर्चे बढ़ाना, जैसे सड़कें या स्कूल बनवाना, ताकि लोगों को काम मिले और पैसा बाजार में घूमे, लोगों को घर बनाने या खरीदने के लिए सस्ता कर्ज देना, ये सब। इसमें सामाजिक सुरक्षा का भी बहुत बड़ा हाथ है ना? जैसे पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, स्वास्थ्य सेवाएं, ये सब चीजें। बिल्कुल, जरूरतमंदों, बीमारों, बुजुर्गों को सुरक्षा देना सिर्फ दया का काम नहीं, ये आर्थिक रूप से भी समझदारी है। इससे ये पक्का होता है कि लोगों के पास खर्च करने के लिए कुछ पैसा हमेशा रहे, जिससे बाजार में मांग बनी रहती है और फैक्ट्रियां चलती रहती हैं। साथ ही अच्छी तनख्वाह और बेहतर काम करने के हालात से उत्पादकता बढ़ती है और अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। हमारे स्रोत बताते हैं कि कल्याणकारी राज्य ने बाजार को 3 तरह से, आप कह सकती हैं, संशोधित करने की कोशिश की। पहला, लोगों को न्यूनतम आमदनी की गारंटी देना, चाहे उनके पास कितनी भी संपत्ति हो या उनकी नौकरी की बाजार में कीमत क्या हो। दूसरा, उन्हें अचानक आने वाली मुसीबतों जैसे बीमारी, बुढ़ापा, बेरोजगारी, इनसे बचाना। और तीसरा, ये पक्का करना कि सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के अच्छी सामाजिक सेवाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य वगैरह वो मिले। हाँ, और इन लक्ष्यों को पूरा करने वाले राज्य की कुछ खास पहचान होती हैं। पहली, ये एक सकारात्मक राज्य है। ये मानता है कि सरकार सिर्फ मजबूरी में नहीं, बल्कि अच्छे काम करने के लिए जरूरी है। दूसरी, ये लोकतांत्रिक है। यहाँ चुनाव होते हैं, लोगों को बोलने की आज़ादी होती है। इसीलिए चीन या पुराने सोवियत संघ जैसे देशों को जो कुछ कल्याणकारी काम करते भी थे, शायद उन्हें इस परिभाषा में नहीं गिना जाता। और अर्थव्यवस्था के मामले में क्या ये पूरी तरह समाजवादी होता है या नहीं? यही तीसरी पहचान आती है। ये मिश्रित अर्थव्यवस्था में यकीन रखता है। ये मानता है कि पूंजीवाद ठीक है, लेकिन बाजार को पूरी तरह खुला छोड़ देने से लोगों का और अर्थव्यवस्था का शायद नुकसान हो सकता है। गरीबी या असुरक्षा लोगों की कमी नहीं, बल्कि समाज के नियमों की वजह से होती है, जिन्हें बदला जा सकता है। इसलिए ये सरकारी नियंत्रण और निजी उद्योग दोनों का मिश्रण चाहता है, एक तरह से मैनेज्ड इकोनॉमी। और चौथी पहचान क्या है? चौथी पहचान ये है कि ये राज्य को तटस्थ मानता है। मतलब राज्य किसी एक वर्ग, अमीर या गरीब का पक्ष नहीं लेता, बल्कि सबके बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। ये समाज की एक स्थायी संस्था है जिसका काम सबकी भलाई देखना है। जैसा कि एक विचारक टिटमस ने कहा था, सरकार का काम सिर्फ गरीबों की मदद करना नहीं, बल्कि समाज के हर तबके के तनाव और मुश्किलों को कम करना है। चलिए, ये तो समझ आया कि कल्याणकारी राज्य क्या है और कैसे काम करता है। पर सवाल यह है कि इसे सही क्यों माना गया? इसके पक्ष में क्या दलीलें दी गईं? खासकर जब पहले माना जाता था कि बाजार ही आजादी देता है। ये बदलाव कैसे आया? हाँ, ये एक बड़ा बदलाव था सोच में। एक अहम मोड़ था 1942 की बेवरेज रिपोर्ट ब्रिटेन में। इसने 5 बड़ी समस्याओं को गिनाया था: गरीबी, बीमारी, अज्ञानता, गंदगी और बेरोजगारी। द 5 जायंट ईवल्स। इस रिपोर्ट ने कल्याणकारी राज्य की नींव रखी। इसके साथ कीन्स के आर्थिक विचार जुड़ गए। मकसद बाजार को खत्म करना नहीं था, बल्कि उसकी कमियों को दूर करना था, उसे सुधारना था। तो मुख्य तर्क थे इससे सही ठहराने के, क्यों जरूरी है ये? कई तर्क थे।
पहला तो यही कि खुला बाजार सबकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता। वो मुनाफे पे चलता है, ज़रूरत पर नहीं। वो असमानता और एकाधिकार को भी जन्म देता है। तो कल्याण एक तरह का हक है जो समाज अपने सदस्यों को देता है, और ये काम राज्य ही ठीक से कर सकता है। और व्यक्तिगत स्तर पर भी इसे सही ठहराया गया, मतलब इंडिविजुअल लेवल पर? हाँ, कुछ विचारकों ने कहा कि जब बाजार लोगों को बेबस बना सकता है तो किसी जरूरतमंद की मदद ना करना, जबकि मदद आसानी से की जा सकती हो, नैतिक रूप से गलत है। ये सिर्फ दान नहीं, ये जिम्मेदारी है। लोगों को अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए, अपनी आज़ादी का सही इस्तेमाल करने के लिए कुछ बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत होती हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा। ये देना ज़रूरी है। और ये टी.एच. ग्रीन वाली बात कि असली आज़ादी के लिए क्षमता चाहिए, वो यहाँ कैसे फिट होती है? बिल्कुल, सकारात्मक स्वतंत्रता का विचार यहाँ बहुत अहम है। राज्य जब गरीबी, अशिक्षा जैसी बाधाएं हटाता है तो वो असल में लोगों की आज़ादी बढ़ा रहा होता है, उन्हें समर्थ बना रहा होता है। लास्की ने भी यही कहा कि अधिकारों को असलियत बनाने के लिए राज्य का दखल जरूरी है, बाधाओं को हटाना जरूरी है। समानता का तर्क भी जोरदार रहा होगा, मुझे लगता है। निश्चित रूप से कल्याणकारी राज्य सिर्फ कानूनी या राजनीतिक बराबरी नहीं, बल्कि आर्थिक बराबरी की भी बात करता है, कम से कम अवसरों की बराबरी, क्योंकि बाजार अक्सर अमीर को और अमीर, गरीब को और गरीब बनाता है। ये उसकी प्रवृत्ति होती है। इसलिए थोड़ी बहुत आर्थिक समानता लाने की कोशिश करना एक नैतिक जिम्मेदारी मानी गई। हाँ, ये ध्यान रखते हुए कि इससे अर्थव्यवस्था ही ना बैठ जाए, वो संतुलन जरूरी है। और अधिकारों की बात, क्या कल्याण एक अधिकार है, जैसे जीने का अधिकार या बोलने का अधिकार? एच.एल.ए. हार्ट जैसे विचारकों ने कहा कि हाँ, अगर कल्याण अधिकार हैं तो उन्हें पूरा करने के लिए टैक्स लगाना और पैसे का पुनर्वितरण करना जायज है। ये भीख नहीं, हक है। इसे एंटाइटलमेंट या जस्टिस का मामला माना गया। हालांकि आलोचक कहते हैं कि ये सकारात्मक अधिकार, कुछ पाने का अधिकार, उतने साफ या निश्चित नहीं होते जितने नकारात्मक अधिकार, जैसे कोई आपको नुकसान न पहुंचाए। इसमें थोड़ी स्पष्टता रहती है। इसी से जुड़ा नागरिकता का विचार भी है, जिसे टी.एच. मार्शल ने समझाया था। उनका क्या कहना था? हाँ, मार्शल ने कहा कि नागरिकता के 3 पहलू हैं। कानूनी, जैसे कानून के सामने बराबरी, राजनीतिक, जैसे वोट का अधिकार, और सामाजिक। और इस सामाजिक पहलू में ही शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा जैसे कल्याण अधिकार आते हैं। उनका मानना था कि बिना सामाजिक अधिकारों के कानूनी और राजनीतिक अधिकार वो अधूरे हैं, बेमानी हो सकते हैं। ये पूंजीवाद को ज्यादा मानदेय बनाने और अमीर गरीब के झगड़े को कम करने का एक तरीका भी था। और आखिर में न्याय का तर्क, खासकर जॉन रॉल्स का, उनका क्या योगदान था? जॉन रॉल्स ने अपनी किताब अ थियरी ऑफ जस्टिस में एक बड़ा मजबूत तर्क दिया। उन्होंने कहा कि समाज में आय और संपत्ति का बंटवारा ऐसा होना चाहिए कि उससे सबसे पिछड़े हुए, सबसे कमजोर लोगों का सबसे ज्यादा भला हो। डिफरेंस प्रिंसिपल कहा ऐसे उन्होंने। अगर कोई नीति अमीरों को और अमीर बनाती है लेकिन उससे गरीबों को कोई फायदा नहीं होता, तो वो न्यायपूर्ण नहीं है। ये अमीरी गरीबी के फासले को कम करने का एक नैतिक आधार देता है, पुनर्वितरण का आधार। तो इतने सारे मजबूत तर्कों के बावजूद कल्याणकारी राज्य पर सवाल क्यों उठने लगे? खासकर 1970 के दशक के बाद ऐसा क्या हुआ कि इस पर संकट आ गया? हुआ ये कि कई देशों में आर्थिक विकास धीमा पड़ गया और कल्याणकारी राज्य के जो वादे थे वो पूरे होते नहीं दिख रहे थे। सवाल उठने लगे, क्या ये वाकई गरीबी कम कर रहा है? क्या ये सच में सबको आय सुरक्षा दे पा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकारी दखलंदाजी ने निजी कंपनियों की कमर तोड़ दी है? क्या सरकार कुशल तरीके से सेवाएं दे पा रही है? अर्थव्यवस्था की संकट जैसे महंगाई, मंदी, वो तो अब भी आ रहे थे। तो इन सवालों के जवाब बहुत हौसला बढ़ाने वाले नहीं मिल रहे थे। कुछ आलोचकों जैसे बैरी ने कहा कि हमने शायद कल्याण के विचार को सीधे सीधे सरकारी योजनाओं से जोड़ दिया और ये भूल गए कि बाजार भी कुछ हद तक लोगों का भला कर सकता है। उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। नतीजा ये हुआ कि सरकारी दखल बढ़ता ही चला गया, बिना ये सोचे कि इसका असर क्या होगा। हाँ, और दूसरी तरफ नॉजिक जैसे कट्टर स्वतंत्रतावादी विचारक हैं, लिबर्टेरियंस, वो कहते हैं कि किसी की कमाई लेकर किसी और को देना मूल रूप से गलत है। ये एक तरह की जबरदस्ती है, अधिकारों का हनन है। उनका मानना है कि लोगों को अपनी मेहनत और प्रतिभा का फल रखने का पूरा हक है। प्रतिभा समाज की संपत्ति नहीं है। सरकार का काम सिर्फ सुरक्षा देना है, लोगों की जिंदगी संवारना नहीं। ज्यादा सरकारी दखल से नौकरशाही बढ़ती है, काम धीरे होता है, अक्षमता आती है और लोगों की आज़ादी कम होती है।
सेवाओं की क्वालिटी और खर्च पर भी सवाल उठे, है ना, जिसे चर्निंग कहा गया। ये क्या है? हाँ, चर्निंग का मतलब है कि सरकार टैक्स लेती है, काफी ज्यादा टैक्स, और फिर वही पैसा सेवाओं के रूप में लोगों को वापस देती है। भले ही लोग वो सेवा उस रूप में चाहें या ना चाहें, या शायद बाजार से बेहतर और सस्ता ले सकते हो। इससे व्यक्तिगत पसंद खत्म होती है और ये सेवाएं बहुत महंगी भी साबित हुई। कई देशों में जीडीपी का बड़ा हिस्सा इन्हीं पर खर्च होने लगा। और सामाजिक न्याय के मोर्चे पर क्या ये वाकई गरीबों की मदद कर पाया जैसा कि वादा था? इस पर भी शक जताया गया। ब्रिटेन में कुछ स्टडीज हुई जिनसे पता चला कि कई बार इन योजनाओं का फायदा गरीबों से ज्यादा बीच वाले तबके, मतलब मिडिल क्लास को मिल जाता है। अच्छा। इसे डायरेक्टर्स लॉ कहा गया, यानी लोकतंत्र में अक्सर बीच वाला बहुमत अपने फायदे की नीतियां बनवा लेता है। ये भी देखा गया कि कई अच्छी नीयत वाली योजनाएं अनजाने में किसी और का नुकसान कर देती हैं। जैसे किराया नियंत्रण से मकान मालिक नया घर बनाने में हिचकाने लगते हैं, या न्यूनतम मजदूरी से कम कुशल लोगों को नौकरी मिलना मुश्किल हो जाता है। अनपेक्षित परिणाम। एक और बड़ा आरोप है निर्भरता संस्कृति बनाने का, कि लोग काम करने की बजाय सरकारी मदद पर निर्भर होने लगते हैं। क्या ये सच है? इस पर बहुत बहस हुई। हाँ। अमेरिका में राष्ट्रपति जॉनसन के ग्रेट सोसाइटी प्रोग्राम का उदाहरण अक्सर दिया जाता है। आलोचक कहते हैं कि इससे गरीबी रेखा से नीचे के लोग कम तो हुए, पर ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ज्यादा लोग सरकारी मदद लेने लगे, न कि इसलिए कि वे आत्मनिर्भर बने। चार्ल्स मरे जैसे आलोचकों ने तो यहां तक कहा कि इन योजनाओं ने पारंपरिक परिवार को तोड़ा और बिना शादी के बच्चे पैदा करने को बढ़ावा दिया, क्योंकि अकेली मां को ज्यादा मदद मिलती थी। ये विवादास्पद दावे थे, पर इन्होंने बहस छेड़ी। नागरिकता वाले तर्क पे भी सवाल उठे कि अधिकारों के साथ कर्तव्य भी तो होने चाहिए, सिर्फ अधिकार ही क्यों? बिल्कुल। लॉरेंस मीड जैसे विचारकों ने कहा कि सिर्फ हक देना काफी नहीं, लोगों को काम करने जैसी जिम्मेदारियां भी निभानी चाहिए, बेनिफिट्स के साथ ऑब्लिगेशंस। लेकिन फिर सवाल उठता है कि क्या लोगों को काम करने के लिए मजबूर करना, क्या वो उनकी आजादी छीनना नहीं होगा? ये एक मुश्किल संतुलन है, कहाँ तक राज्य मजबूर कर सकता है। और फिर ये सोच भी आई कि इंसान का भला सिर्फ पैसे से नहीं होता, उसके सम्मान और आत्मनिर्भरता से भी होता है। ज्यादा सरकारी मदद कई लोगों को निकम्मा तो नहीं बना रही, काम करने की इच्छा तो कम नहीं कर रही। और आखिरकार 1990s के दशक तक आते आते वित्तीय बोझ बहुत बढ़ गया। ये कल्याणकारी राज्य बहुत महंगे साबित हो रहे थे। लोगों की औसत उम्र बढ़ रही थी, तो पेंशन और स्वास्थ्य का खर्चा आसमान छू रहा था, जबकि टैक्स देने वाली कामकाजी आबादी कम हो रही थी। डेमोग्राफिक शिफ्ट। दुनिया भर में कंपटीशन बढ़ रहा था, तो भारी टैक्स वाली अर्थव्यवस्थाएं पिछड़ने लगी। लोगों का इन योजनाओं पर भरोसा भी कम होने लगा, पब्लिक सपोर्ट घटा। तो आज बहस कहाँ खड़ी है? क्या राज्य को बड़े पैमाने पर पैसा और सेवाएं बांटनी चाहिए, जैसा पहले सोचा गया था, या उसे केवल एक सुरक्षा जाल, सेफ्टी नेट प्रदान करना चाहिए? मतलब बस ये पक्का करना कि कोई भी बिल्कुल ही बेसहारा ना रह जाए, एकदम नीचे ना गिर जाए। लगता तो यही है कि आजकल ज्यादातर जोर इसी सुरक्षा जाल वाले मॉडल पर है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसे विचार भी इसी दिशा में जाते हैं शायद। वो पहले जैसा व्यापक सब कुछ देने वाला कल्याणकारी राज्य, वो शायद अब उतना व्यावहारिक या वांछनीय नहीं माना जा रहा। तो आज हमने समझा कि कैसे जरूरत और विचारों के बदलाव ने राज्य को मिनिमल से वेलफेयर की भूमिका में धकेला। हमने देखा कि कैसे सकारात्मक उदारवाद ने कल्याणकारी राज्य की नींव रखी और इसे सही ठहराने के लिए क्या-क्या तर्क दिए गए: न्याय, समानता, अधिकार, स्वतंत्रता। और हमने ये भी देखा कि ये रास्ता आसान नहीं रहा। इस मॉडल पर गंभीर सवाल उठे, इसके खर्च को लेकर, इसकी कुशलता को लेकर, लोगों की आज़ादी पर इसके असर को लेकर, और इसके अनचाहे नतीजों को लेकर। ये स्वतंत्रता, समानता और जिम्मेदारी के बीच एक नाजुक संतुलन साधने की लगातार चलने वाली कोशिश है। इसका कोई आसान जवाब नहीं है। तो आखिर में ये सब हमारे लिए क्या मायने रखता है आज के संदर्भ में? एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे हमारी दुनिया बदल रही है, नई तकनीकें आ रही हैं, एआई और ऑटोमेशन से नौकरियों का मिजाज बदल रहा है, लोग गिग इकोनॉमी में काम कर रहे हैं। आने वाले वक्त में कल्याण का मतलब क्या होगा और इसे पक्का करने में राज्य का रोल क्या होना चाहिए? क्या हमारे पुराने मॉडल काफ़ी होंगे या हमें बिल्कुल नए तरीकों के बारे में सोचना होगा? इस पर विचार करना ज़रूरी है।